हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल और ठीक ठाक तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को पता है कि आप लोगों के एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई के रिगार्डिंग मैं निखिल गोयल श्रेष्ठ क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइनर क्रैश कोर्स आपके लिए डेली रात को 9 बजे लेकर आता हूँ। और ये ऑनलाइनर क्रैश कोर्स जो है क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं एक बार ही बता देता हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मैं 8 लेक्चर ले चुका हूँ। आप लेक्चर कंटेंट की क्वालिटी के रिगार्डिंग आप लेक्चर्स देख सकते हैं। टीचिंग स्टाइल आपको पहले से पता ही है, और अगर कोई नया बच्चा है तो देख लीजिए, समझ आ जाएगा। वन लाइनर की बात स्पेसिफिक तरीके से बता देता हूं कि वन लाइनर उनके लिए काम की है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। जो बिल्कुल फ्रेश से पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए वन लाइनर नहीं है। क्योंकि वन लाइनर इज अ काइंड ऑफ ओवरव्यू। आपके एग्जाम में 60% 70% वन लाइनर में से आना ही आना है। तो वो 60-70% गेन करने के लिए पहले पढ़ा होना चाहिए। तो वो पढ़ने के बाद एक ब्रशअप होता है ना कि हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, याद आ गया। याद करने की ट्रिक क्या है, टेबल के फॉर्मेट में दिखा सकता हूं। तो एज अ नोट्स ओवरव्यू 60-70% क्वेश्चन यहां से आने हैं, वो याद करवा रहा हूं, वो ब्रशअप करवा रहा हूं। तो इस रिगार्डिंग आपका वन लाइनर क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ूं तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है। उसके लिए प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है उसका लिंक। सॉइल मैकेनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट 100% जीरो टू हीरो वाली कॉल है वो। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया है और एक एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझाया है मैंने, पेंटेप की हेल्प से ही पूरा पढ़ाया है। आप देख सकते हो। वो आपके लिए काम आएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो वन लाइनर क्रैश कोर्स आपके काम आने वाला है। तो चलिए सेशन को शुरू करता हूं। आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ना गया, माय डियर स्टूडेंट, इन द टुडे सेशन वी नीड टू गो विद द टॉपिक ऑफ, एक मिनट रुका, कॉम्पेक्शन थ्योरी। अच्छा रहेगा। लेक्चर नंबर 9 है वन लाइनर क्रैश कोर्स का। आज हमें कॉम्प्रेसिबिलिटी यूनिट को स्टार्ट करना है। जैसा कि सबको पता है कि भाई आप लोगों का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी यूनिट है उसमें दो सब यूनिट इंक्लूड होती है। और वो दो कंप्रेसिबिलिटी से रिगार्डिंग कौन कौन सी सब यूनिट है मैं जरा सा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। पहली आती है आपके लिए कंसोलिडेशन, और दूसरी आती है मेरे भाई आपके लिए कॉम्पेक्शन। देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि जब आप अपनी मिट्टी को दबाते हैं, जैसा कि आपकी सॉइल है, सॉइल आप लोगों की 3 फेज सिस्टम होता है। और 3 फेज का मतलब होता है कि आपकी मिट्टी के अंदर सॉलिड भी है, आपकी मिट्टी के अंदर लिक्विड भी है, और आपकी मिट्टी के अंदर गैस भी है। तो सॉलिड लिक्विड गैस से मिलकर आपकी मिट्टी 3 फेज सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। अब जब आप अपनी मिट्टी को कंप्रेस करते हैं, ऑन कंप्रेसिंग द सॉइल, तो देयर कैन बी द चांस, ये तो मेरे को पक्का पता है, कि आपकी मिट्टी के वॉइड्स रिड्यूस होंगे। आपकी मिट्टी के वॉइड्स रिड्यूस होंगे। जब आपकी मिट्टी के वॉइड्स रिड्यूस होंगे तो जो भी आपकी मिट्टी के अंदर भरा हुआ है, जो भी वॉइड्स के अंदर भरा हुआ है, इट कैन बी एयर और वाटर, तो जो भी मिट्टी के अंदर भरा हुआ है दैट विल बी गोइंग टू एक्सपेल आउट। वो वॉइड्स के कम होने से मिट्टी में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब मुझे एक बात पता है कि अगर मेरी मिट्टी के अंदर, सपोज इफ माई सॉइल हैज एयर इनसाइड द वॉइड्स, तो हवा तो तुरंत बाहर निकल जाती है। तो मैंने कह दिया ये इमीडिएट प्रोसेस होगा। आपकी मिट्टी में पानी नहीं है, हवा है। तो हवा तो एक खोखलापन होता है ना, मिट्टी जैसे कोलैप्स हो गई, सडनली गिर गई, तो वैसी कंडीशन हो जाएगी। ये एक इमीडिएट प्रोसेस होगा हवा का निकलना। लेकिन अगर मेरी मिट्टी के अंदर पानी है, तो पानी को निकलने में टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम लगता है। और मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते 10 दिन तक का भी टाइम लगता है, और कई बार तो एक एक साल तक भी आती है कंसोलिडेशन एंड कॉम्प्रेशन। बताऊंगा उसके बारे में। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर पानी उपस्थित है, तो अगर मेरी मिट्टी में सिर्फ हवा है, यानी पानी है ही नहीं, और मैंने अपनी मिट्टी को दबाया, सडनली मिट्टी दब जाएगी और हवा उसमें से बिल्कुल जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगी। तो वो एयर का जो एक्सपल्शन होता है ना मिट्टी में से, जो इमीडिएट प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं नाम देता हूं कॉम्पेक्शन। ठीक है। और जो वाटर का एक्सपल्शन होता है मिट्टी में से, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसको मैं नाम देता हूं कंसोलिडेशन। आर यू गेटिंग माय वर्ड? तो कॉम्प्रेसिबिलिटी में जो दो यूनिट हमारी कवर अप करी गई है, कंसोलिडेशन एंड कॉम्पेक्शन, वो और कुछ नहीं है। ऑन कॉम्प्रेसिंग द सॉइल, व्हेन एयर एक्सपेल्स आउट, यानी आपकी मिट्टी में से जब हवा बाहर निकलती है और आपकी मिट्टी की वॉल्यूम सडनली कॉम्प्रेस होती है, इमीडिएट प्रोसेस होता है, टाइम का कोई लेना देना होता नहीं है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पेक्शन।
And when there is the expulsion of water in the soil, whenever it will be going to compress due to change in the voids, that process is the time taking process, and it can take the time up to 7 or 10 days, or it can compress for 1 year also. So there are the specific reason. I'll be going to tell that reason in the consolidation part, but अभी compaction के बारे में डील करूंगा सिर्फ मैं इस लेक्चर में. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दैट इज द कंसोलिडेशन. ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं सिर्फ आपके साथ कॉम्पेक्शन पार्ट को डील करने वाला हूं. अब कॉम्पेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में सारी थ्योरी कॉम्पेक्शन की. व्हाट इज कॉम्पेक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कॉम्पेक्शन डिपेंड्स ओवर द सॉइल, किस तरह से कॉम्पेक्शन कर सकते हैं, द मेथड्स ऑफ कॉम्पेक्शन. फिर कॉम्पेक्शन में कुछ टेक्निकल टर्म्स आती हैं, जैसे कि जीरो एयर वॉइड लाइन आता है, कांस्टेंट एयर वॉइड लाइन आता है, वेट ऑफ ऑप्टिमम क्या होता है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम क्या होता है. फिर कॉम्पेक्शन में 3 मेथड्स हैं, उन तीनों मेथड्स के टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी सब कुछ हम जान लेंगे. ओवरऑल आई एम डैम श्योर एक क्वेश्चन भी, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन विल बी देयर जो इस नोट्स से बाहर आने वाला है. इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. एक ही लेक्चर में पूरा कॉम्पेक्शन कवर अप हो जाएगा, और कोई फ्रेश से भी पढ़ रहा है ना, उसको भी समझ आ जाएगा, गारंटी लेता हूं. ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमने जाना व्हाट इज कॉम्पेक्शन, द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एयर वॉइड्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्रेसिव लोड इज कॉल्ड कॉम्पेक्शन. समझ आ गया आप सभी को, जैसा कि मैंने डिस्कस किया. एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है और ये लेबोरेटरी में आसानी से किया जा सकता है. आफ्टर कॉम्पेक्शन वॉइड रेशियो आपकी मिट्टी की डिक्रीज होती है. अब ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कॉम्पेक्शन ऑलवेज अकर ओवर द ड्राई सॉइल. व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि आपकी मिट्टी में से सिर्फ हवा निकलनी है, हवा ही तो निकलनी है. या तो ये मिट्टी में ड्राई सॉइल पे लग सकता है, या आई कैन से इट कैन बी डन ओवर, इट कैन बी डन ओवर द सॉइल विच इज हैविंग द एब्जॉर्प्टिव वाटर ओनली. जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि आपकी मिट्टी में पानी 4 तरीके से अवेलेबल होता है. तो यहां पर अगर सॉइल के पास सिर्फ एब्जॉर्प्टिव वाटर है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, अगर द सॉइल इज हैविंग द एब्जॉर्प्टिव वाटर, तो एब्जॉर्प्टिव वाटर क्या होता है, इट कैन बी द हाइड्रोस्कोपिक और इट कैन बी द फिल्म वाटर. हाइग्रोस्कोपिक और फिल्म वाटर दो ही तरह के होते हैं. ये वो पानी है जो मिट्टी से निकाल नहीं सकते आप. ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर तो निकल सकता है, बट एब्जॉर्प्टिव, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये वो है जो कंप्रेस होने पर भी निकाल नहीं सकते. वाई, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स पे जब बहुत ज्यादा कॉम्पेक्शन होता है, सॉरी कोहेजन होता है, उस कोहेजन के कारण पानी उस पर अट्रैक्ट होता है. जब पानी अट्रैक्ट हो गया तो क्या आपके दबाने से प्यार खत्म हो जाएगा? वो प्यार ही क्या, जो दबाने से खत्म हो जाए, जो जरा से प्रेशर से खत्म हो जाए, वो प्यार नहीं होता, वो महज दिखावा होता है. खैर, यहाँ पर पानी और मिट्टी का बहुत गहरा प्यार है. तो आई एम सेइंग दैट माय लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके कॉम्पेक्शन से वो पानी बाहर नहीं निकलने वाला, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टू द सॉइल पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ कोहेजन. चार्ज की वजह से अट्रैक्टेड है. तो या तो उस मिट्टी पे करी जा सकती है जिसपे एब्जॉर्ब्ड वाटर है, या ड्राई सॉइल पे करी जा सकती है. अब अगर इसको भी ज्यादा डिटेल में जानना हो तो एक शब्द बोल सकता हूँ, ड्राई सॉइल कहाँ, अगर मैं सैंड की बात कर रहा हूँ, तो सैंड के केस में तो पानी अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि चार्ज ही नहीं है पानी मिट्टी के पास. तो वहां सैंड के केस में ड्राई होनी चाहिए. बट अगर मैं सिल्ट और क्ले की बात कर रहा हूँ, फाइन सॉइल की बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली वहां चार्ज है. थोड़ा बहुत पानी होगा, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे. मेरी बात समझ आ रही है? चलेगा, चलो. तो अब जनरली बात करता हूं, अगर मैं सॉइल की बात करता हूं, ध्यान से सुनना. कौन सी सॉइल? नॉर्मल सॉइल, जिसको आप बल्क सॉइल कहते हो. बल्क डेंसिटी निकालते थे, पहले पढ़ाया है. तो बल्क सॉइल नॉर्मल कंडीशन वाली सॉइल है. उसमें ना प्योरली सैंड नहीं होता कभी भी. वो याद रखना कि इट इज द मिक्सचर ऑफ कोर्स प्लस फाइन सॉइल. ऑलवेज आपकी जो बल्क सॉइल होती है, नॉर्मल सॉइल, वो कोर्स और फाइन सॉइल का मिक्सचर होता है हमेशा. तो अब ना यहां पर एक कंसेप्ट आएगा आप लोगों का कि कोर्स सॉइल में तो चार्ज नहीं है, नहीं है. फाइन सॉइल में चार्ज है जो पानी को अट्रैक्ट कर सकता है. आपने कई बार देखा होगा कि पानी डालने से मिट्टी दब जाती है. हाँ यार, और दबने पर ना उसमें से हवा ही बाहर निकलती है, पानी बाहर नहीं निकलता कभी भी. ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी देखा होगा, और ऐसा होता है प्रैक्टिकली फिनोमिना ये तो, कि आपने थोड़ा सा पानी डाला, आई एम नॉट सेइंग बहुत ज्यादा डाला, थोड़ा सा पानी डाला,
और थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप मिट्टी को दबाओ, मिट्टी दब जाती है और उसमें से कोई पानी बाहर नहीं आता, सिर्फ हवा बाहर आती है तो वो कॉम्पेक्शन, है तो वो कॉम्पेक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस मिट्टी के अंदर, और ये जनरली आपको कहां देखने को मिलेगा, नॉर्मल सॉइल में, उस मिट्टी के अंदर फाइन सॉइल है एंड इट एक्चुअली एब्जॉर्ब द वाटर। तो मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने का मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर बना दिया। वो दबाने पर बाहर तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। तो पानी डालने पर दबा क्यों, ये भी समझ लो। मैंने कहा तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको शिकायत भी हो गई। अच्छा सुनो, तो यहां पर ना फाइन सॉइल ने जो पानी को अपने पास अट्रैक्ट किया, वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से था कि पहले सॉइल और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स था और ये बहुत गहरा प्रेम संबंध था। बीच में अचानक से पानी की लेयर आ गई। अब पानी की लेयर आ गई तो पार्टिकल थोड़ा दूर हो गया, ये प्यार का बंधन थोड़ा कमजोर हो गया, हो गया। अब जैसे ही ऊपर से किसी ने चप्पल मारी, मतलब तुम्हें नहीं मारी, लोड डाला, एक्सटर्नल लोड, मतलब तुम्हारे प्यार में अक्सर मम्मी की पापा की चप्पलें पड़ जाती हैं, उसी चप्पल को एक्सटर्नल लोड मान के देखो। आपने यहां पर लोड डाला, लोड डालते ये टूट गया। जैसे ही टूटा, ओरिएंट हो गए पार्टिकल, पार्टिकल ओरिएंट हो गए, पार्टिकल के ओरिएंट होते ही ये दब गया। तो वो बंधन पहले जो था जिसके कारण वो टूट नहीं पा रहा था, दैट इज द स्पेसिफिक बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज एक्चुअली वीकेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वो बॉन्ड पानी की उपस्थिति से कमजोर हो रहा था। जैसे ही मैंने लोड डाला वो सडनली ओरिएंट हुआ, रीअरेंज हुए पार्टिकल्स और दब गए। समझ आ रही है? वो भी कॉम्पेक्शन है, वो भी कॉम्पेक्शन है। तो नॉर्मल सॉइल में पानी के डालने से भी कॉम्पेक्शन एक हद तक बढ़ती है। लेकिन अगर आपने पानी को बहुत ज्यादा डाल दिया, सपोज आपने एक बार पानी डाला, दबाया, चलेगा, तुम्हारे मन में लालच आ गया, और लालच बेटे बुरी बला है। तुमने और ज्यादा पानी डाला, अब तो वॉइड्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा पानी भर दिया, सारे में दलदल हो गया, लो कर लो, कॉम्पेक्शन हो गई। अब मिट्टी फूलना स्टार्ट कर देगी, पानी की वॉल्यूम बढ़ना शुरू कर देगी। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा मिट्टी की वॉल्यूम बढ़ेगी, और मिट्टी की वॉल्यूम बढ़ेगी तो कॉम्पेक्शन नहीं होगा। फिर कॉम्पेक्शन का मतलब तो कॉम्प्रेशन होता है, कॉम्पेक्शन दबाना होता है। यहां मिट्टी फूल रही है तो मिट्टी की वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी डिग्री ऑफ कॉम्पेक्शन खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? लॉजिक क्लियर हुआ आपको? कॉम्पेक्शन में एक थ्योरी दी है मैंने, इस थ्योरी को कहता हूं ल्यूब्रिकेशन थ्योरी। आगे बढ़ा दूंगा, अभी लॉजिक बताया। अब एक बात, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट, कि आपका कॉम्पेक्शन जनरली ड्राई सॉइल का फिनोमिना है। अगर मैं एब्जॉर्प्टिव वाटर की भी बात करता हूं तो वो ड्राई सॉइल के कंसिडरेशन में मान सकता हूं, क्योंकि इस पानी का कोई उपयोग तो है नहीं, तो ड्राई सॉइल मान के चलूंगा मैं। ये है ड्राई सॉइल का फिनोमिना, है ना? अगर आप ड्राई सॉइल की बात करते हो और कॉम्प्रेस करने पर आपकी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई, ड्राई सॉइल अगर कॉम्पैक्ट होती है, ड्राई सॉइल अगर कॉम्प्रेस होती है, तो कॉम्प्रेस होने पर वॉल्यूम कम होता है कि नहीं होता? होता तो है सर। अगर वॉल्यूम कम होगा तो मिट्टी की ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बात तो सही कह रहे हो आप। तो ये बात गांठ बांधकर दिन में बिठा लेना कि कॉम्पेक्शन करने पर मिट्टी की ड्राई डेंसिटी बढ़ती है। क्यों ड्राई डेंसिटी बढ़ती है? क्योंकि मिट्टी ड्राई स्टेट में है, इसलिए ड्राई डेंसिटी बढ़ रही है। तो लिखा हुआ है, अगर कॉम्पेक्शन कर दी तो मिट्टी की ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो गई। मेरी बातें समझ आ गई हैं आपको जनाब अच्छे से? चलिए अभी आगे चलते हैं। फिलहाल तो अगली लाइन आती है मेरे पास कि हम लोग कॉम्पेक्शन करते कैसे हैं। देखो जनरली जो स्टैंडर्ड मेथड है मेरे पास कॉम्पैक्ट करने का, मिट्टी को दबाने का, वो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। लेकिन हमारे सिविल इंजीनियरिंग में तीन तरह के प्रॉक्टर टेस्ट है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, एक होता है आपका मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। तीनों के बारे में एक ही साथ पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में ना घुमाऊंगा नहीं बातों को, सीधी सीधी मुद्दे की बात पर आऊंगा। एक होता है आईएएस रिकमेंडेड टेस्ट, और लिख लेना, आपका कॉम्पेक्शन का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, सब इसमें कवर अप है जो आज मैं देने वाला हूं, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, काम की बात है। अभी मेरी बात को समझना, स्टैंडर्ड कॉम्पेक्शन और मॉडिफाइड कॉम्पेक्शन और आईएसआई रिकमेंडेड कॉम्पेक्शन क्या होती है? आपके जहन में कॉम्पेक्शन बैठ चुकी है, क्या होता है? भाई मिट्टी को दबाना कॉम्पेक्शन कहलाता है, और दबाने पर उसमें से एयर बाहर आ जाए वो कॉम्पेक्शन का फिनोमेना है। तो जनाब यहां पर आपके पास एक छोटा सा लॉजिकली बात पूछता हूं। अब लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं तो देखो, लेबोरेटरी में कोई भी चीज आप परफॉर्म करते हो तो उसके परफॉर्मेंस के साथ उसका मेजरमेंट भी लेकर चलते हो। मतलब कितना कॉम्पैक्ट हुआ, कितना पानी डाला था,
तो हिसाब किताब जो है ना वो प्रॉपरली मेजर करते हो आप, लैबोरेटरी में जब भी लेकर आते हो जो प्रॉपरली मेजर करना होता है। और इंजीनियर का तो एक एक सेकंड का जो हिसाब निकल कर आता है ना वो भी जरूरी होता है, क्योंकि न जाने किस्मत किस पॉइंट पे बदल जाए। बात आएगी यहां पर कॉम्पेक्शन की। तो आपके पास एक डिवाइस होती है जिसको आप लोग कहते हो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर एपरेटस, एसपीटी एपरेटस, आपने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो कृपया करके गूगल पे मेरे कहने से सर्च करना स्टैंडर्ड प्रॉक्टर एपरेटस, आपको दिख जाएगा, देखने में सब समझ आ जाता है। उसमें एक छोटा सा सिलेंडर होता है, आपके स्टैंडर्ड प्रॉक्टर एपरेटस में सिलेंडर होता है, और उस सिलेंडर में छोटा सा हथौड़ा होता है, हथौड़ा होता है। उस हथौड़े को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रैमर। क्या कहते हैं? रैमर। ये हिस्सा जरूर देख रहे हो ना आप लोग, इसको रैमर कहते हैं। क्या सबने हैमर के बारे में सुना? मेरे नाल फालतू ना बोलिए, हैमर मार देने फेंक के। मेरे को पंजाबी आती नहीं यार, मेरे से फालतू ना बोलना, मैं हैमर मार दूंगा। हैमर फेंक सकते हो, रैमर वो होता है जिसको फेंक नहीं सकते आप। हिंदी में संबल कहते हैं उसको, छोड़ा, उठाया हल्का सा छोड़ा, उठाया हल्का सा छोड़ा, तो हथौड़े जैसा ही मुंह होता है उसका, लेकिन उसको कहीं पे फेंक नहीं सकते, वो एक एपरेटस के अंदर ही रहेगा, तो संबल कहते हैं इसको हिंदी में। तो अब क्या करा आपने, आपके पास मिट्टी है और उस मिट्टी को आपने कंटेनर में ले लिया, और आपने अपने उस एपरेटस की मदद से रैमर को मिट्टी पे छोड़ा। अब उसका एक प्रोसेस है छोड़ने का, वो भी समझाऊंगा। रैमर को मिट्टी में छोड़ा, जैसे 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 आप रैमर को मिट्टी में छोड़ोगे, ऑब्वियसली आपकी मिट्टी की वॉइड रेशियो कम होती रहेगी, भाई मिट्टी तो दबेगी ना। और मिट्टी की वॉइड रेशियो कम होगी तो मिट्टी की ड्राई डेंसिटी बढ़ती रहेगी, देयर विल बी द इंक्रीज ऑफ द ड्राई डेंसिटी इनटू द सॉइल। डेफिनेटली बात समझ में आ गई है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है कॉम्पेक्शन करने का, एंड द apparatus which is being used in this specific process is called proctor apparatus, standard proctor apparatus। इसमें मॉडिफिकेशन हुई है वो बात की बात है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर एपरेटस ये है। तो एक ओवरव्यू आपको समझ आ गया, बस यही कहानी पूरे चैप्टर में चलने वाली है, ध्यान से सुन लेना। तो अब खेल क्या है, क्या क्या करना होता है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आप नॉर्मल सॉइल ले रहे हो उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी डालते हो तो कॉम्पेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि वो पानी एब्जॉर्प्टिव वाटर के तौर पे यूज हो जाता है। तो आपने पहले 3 किलो ड्राई सॉइल ले ली, 3 किलो सॉइल में 4% वेट ऑफ द सॉइल के बराबर पानी डाल दिया। क्यों डाला? ताकि कॉम्पेक्शन अच्छे से हो जाए। फिर आप ना अपने रैमर को अब ब्लोज देना शुरू करोगे, उठाओगे छोड़ोगे, उठाओगे छोड़ोगे, लेकिन कैसे करते हैं वो देख लो अब। सबसे पहले तो जो कंटेनर है आपके पास, जो एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, सिलेंडर होता है, उसमें आप अपनी मिट्टी को भरते हो। तो मिट्टी को भरने का प्रोसेस है, एक लेयर आपने मिट्टी की भरी, एक लेयर भरने के बाद आप उसमें अपने रैमर का 25 बार ब्लोज दोगे। एक बार उठाया छोड़ा एक ब्लो, उठाया छोड़ा दूसरा ब्लो, उठाया छोड़ा तीसरा ब्लोज। तो ऐसे 25 ब्लोज देना है एक लेयर पे। फिर दूसरी लेयर बिछाई, उस पर भी 25 ब्लोज, तीसरी लेयर बिछाई, उस पर भी 25 ब्लोज, यानी 25 25 25 75 ब्लोज आपने दे दिए। उसके बाद पहले की डेंसिटी आपको पता है, या पहले का आपका मिट्टी का वेट तो आपको पता है 3 किलो का है। उसके बाद वेट तो सेम ही रहेगा ना, आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो कितनी वॉल्यूम है आपकी मिट्टी की अभी, क्योंकि जो आप सिलेंड्रिकल मोल्ड ले रहे हो उसका डायमीटर और उसकी हाइट आप मेजर कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद वेट अपॉन में वॉल्यूम निकाल के डेंसिटी निकाल सकते हो। कोई डाउट तो नहीं आ रहा? डेंसिटी निकाल सकते हो, डेंसिटी आपने निकाल दी ये। अब जो पानी आपने मिलाया था वाटर कंटेंट निकाल सकते हो। सपोज आपने पानी मिलाया था यहां पर 2 किलो का, या एग्जांपल दे रहा हूं 1 किलो का, और सॉइल जो है आप लोगों की वो 3 किलो है, तो 1/3 क्या हो गया आपका वाटर कंटेंट हो गया। तो वाटर कंटेंट निकालने के बाद आप फॉर्मूले में पुट करके ड्राई डेंसिटी भी निकाल सकते हो। मेरी बातें समझ में आ रही है जनाब? तो यहां इस तरीके से स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट द्वारा कॉम्पेक्शन के थ्रू ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल निकाली जाती है। ये पूरा प्रोसेस है। और ये जो मैंने 3 टेस्ट बोले हैं ना, ये 3 टेस्ट एक ही घर के भाइयों के नाम है। मतलब सपोज आई बिलोंग्स टू द गोयल फैमिली, मेरे भाई भी गोयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे संस्कार एक ही है, बस शरीर अलग है। तो ये तीनों का प्रोसेस एक ही है, कोई फर्क नहीं है, प्रोसेस एक ही है, बस संस्कार तो एक है, शरीर अलग है। किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का लंबा, किसी का छोटा, शरीर की बात कर रहा हूं। तो बाय द वे यहां पर आप लोगों को समझ आ गया सारी चीजें। अब
ये जीरो एयर वॉइड लाइन बाद में बात करता हूं, पहले इनके बारे में डील कर लेता हूं। होता क्या है, जब आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करते हो तो आपका जो रैमर होता है उसका वजन होता है 2.5 किलो, ठीक है। 2.6 भी होता है कई बार 2.5 भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी हाइट से उठाते हो, भाई मैंने कहा ना उठा के घेरना है, तो या तो आप 30.5 सेंटीमीटर की हाइट से उठाओगे या 31 सेंटीमीटर की हाइट से उठाकर उसको छोड़ोगे। फिर कितनी लेयर्स में मिट्टी भरते हो, 3 लेयर्स में भरते हो, और एक मिट्टी पे कितना ब्लोज देते हो, एक लेयर पे 25 ब्लोज देते हो। ये कंडीशन है, आपको याद होनी चाहिए, मस्त है। जब आप मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करते हो या आईएएस रिकमेंडेड टेस्ट की बात करते हो, तो वहां स्पेसिफिकेशन बदल गई। मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में जो रेमर का वेट है वो 4.5 किलो हो गया। और जो आप लोगों का, देखो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है लाइट वेट, एक होता है हैवी वेट। तो ये लाइट वेट के लिए है और हैवी वेट के लिए होता है 4.9, ठीक है। लाइट वेट के लिए 4.5, हैवी वेट के लिए 4.9। तो फ्री ड्रॉप कितना देते हो, 45 सेंटीमीटर का, याद रखना। और इसमें लेयर्स 3 की जगह 5 हो जाती है और 25 ब्लोज रहते हैं पर लेयर पे। ऐसे ही आईएस रिकमेंडेड में अगर हैवी वेट है, लाइट वेट है तो 4.5, हैवी वेट है तो 4.9, याद रखना आप लोग। तो 4.9 किलो का रैमर हो जाता है, लेयर 5 रहती है, 45 सेंटीमीटर का ड्रॉप रहता है, और नंबर ऑफ ब्लोज 25 रहते हैं एक लेयर पे। ये 3 तरह के टेस्ट हैं जो आपको परफॉर्म करने, ठीक है। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा पहली बात तो आपने जो ड्राई डेंसिटी निकाली है जनाब, वो ड्राई डेंसिटी क्यों निकाली है पहले वो समझ लो। वो ड्राई डेंसिटी जब आप लोग निकालते हो तो एक कर्व प्लॉट करते हो, और वो जो कर्व है उसकी प्लॉटिंग इस तरीके से होती है कुछ, कि आप लोग ना जैसे 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 पानी बढ़ाते हो, शुरू में थोड़ा पानी बढ़ाया, कॉम्पेक्शन कर दिया, थोड़ा सा और डाला, ज्यादा कॉम्पेक्शन हो गया, थोड़ा सा और डाला, मिट्टी ज्यादा दब गई, अब और डाला ना तो मिट्टी फूल गई, दबी नहीं। तो एक ऐसा पानी निकलता है जिस पानी पे मैक्सिमम जिस पानी पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकल सकती है, यानी मैक्सिमम कॉम्पेक्शन हो सकती है, उस पानी को कहता हूं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। लिख लो, उस पानी को नाम देते हैं ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम एफिशिएंट। जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है ना भाई, उसको कहते हैं ऑप्टिमम। एफिशिएंसी समझते हो, आउटपुट जिसमें मैक्सिमम आता है। यहां आउटपुट क्या है, ड्राई डेंसिटी, यानी वो पानी का कंटेंट, वो वाटर कंटेंट जिस पर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम है। आर यू गेटिंग द वर्ड, दिस इज ओएमसी। ये पानी जहां पर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम आ रही है ना, उसको हम कहते हैं ओएमसी। और ये कॉम्पेक्शन कर्व के नाम से जाना जाता है। दैट कर्व इज नोन बाय द नेम ऑफ कॉम्पेक्शन कर्व। गॉट इट। अब ये चीज आपको क्लियर हुई, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सारा खेल इसी चीज का था। अब बात आती है यहां पर कि ये टेस्ट परफॉर्म किया, ड्राई डेंसिटी निकाली, ओएमसी निकाला, सारी चीजें हो गई, 3 टेस्ट क्यों परफॉर्म किए। भाई क्वेश्चन तो बनता है ना, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर आया, मॉडिफाइड प्रॉक्टर आया, आईएस रिकमेंडेड आया, तो 3 टेस्ट क्यों किए हमने। कुछ रिजल्ट है, मैं बता देता हूं। जब हमने 3 टेस्ट परफॉर्म करे और तीनों टेस्ट की वजह से हमने एक ग्राफ बनाया, तीनों टेस्ट का ओएमसी कर्व बनाया, कॉम्पेक्शन कर्व बनाया, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व माय लेडीज एंड जेंटलमैन कि जो ओएमसी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर के लिए आ रहा था, उससे ज्यादा, उससे कम ओएमसी। ये देखो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, यहाँ वैल्यू कम होती है, और इधर वैल्यू जाओगे तो और कम होगी। आप ग्राफ में देखेंगे वैल्यू कम होती रहती है। तो मॉडिफाइड प्रॉक्टर में जो ओएमसी आ रहा है उसकी वैल्यू कम है, और आईएस रिकमेंडेड में जो ओएमसी आ रहा है ना भाई, उसकी वैल्यू और कम है। यानी देखा गया जैसे 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 वजन बढ़ा रहा हूं ना रैमर का, ओएमसी की वैल्यू तो कम हो रही है, यानी कम पानी पर ज्यादा ड्राई डेंसिटी मिल रही है, बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ। कम पानी पर ज्यादा ड्राई डेंसिटी मिल रही है, और इसका रीजन भी है, अरे कॉमन है ना। आपने पानी डाला और आप उछल रहे हो, उस पर मिट्टी दब गई, ठीक है। उतने ही पानी पे अगर 10 बंदे उछलेंगे तो मिट्टी और दबेगी। लोड बढ़ाओगे तो मिट्टी दबेगी ना भाई, तो मिट्टी दबेगी तो ड्राई डेंसिटी बढ़ेगी, कॉम्पेक्शन बढ़ेगा तो ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगा।
So ladies and gentlemen, are you getting the concept why there is increment in the dry density and decrement in the water content or optimum moisture content? So this is the specific reason on which we have to answer the question, because there are many times that we have question based on this particular topic in our exam. So this is must for everybody to clear. So ये clear है. Now result क्या है अभी हमने देखा. With increase in the compactive effort, soil will have the maximum dry density can be attained at low value of the OMC. ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी तक के कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए. अब यहां आपके दिमाग में आएंगी दो चीजें. दिमाग में तो क्या है, वैसे तो कंसेप्ट बहुत ही एब्सोल्यूट है जीरो एयर वॉइड लाइन का. अभी समझ लो. देखो यार, एक बात पक्की है. आपने कहा ड्राई डेंसिटी है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी? कि आप लोगों का उस टाइम पे एयर वॉइड्स है ही नहीं, या बहुत ही कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल. जब भी तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ रहा है, दैट द एयर वॉइड्स आर नेग्लिजिबल. I can definitely say if some amount is present in the water, as we have already discussed in the previous sessions or previous slides, that if some water is present in the soil, तो कॉम्पेक्शन कहीं ना कहीं ज्यादा होता है. अब मैंने कहा यार थोड़ा बहुत पानी तो अवेलेबल है, और अगर मिट्टी दबा दी गई है, एज पर माई कंडीशन आई कैन डेफिनेटली से कि आपकी मिट्टी में वॉइड्स बहुत कम है, और जो भी उपस्थित है ना वो पानी से भरे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी था, उन्हीं के वॉइड्स हैं बस, और कोई तो है नहीं, क्योंकि मिट्टी में से हवा तो निकाल चुके हो आप. तो जब हवा है ही नहीं, तो क्या मैं लिख सकता हूं एयर वॉइड जीरो है? हाँ, बात तो सही है. तो एयर वॉइड जीरो से कंडीशन आई जीरो एयर वॉइड. अब ये लाइन का क्या मतलब है, इसको समझो. मैंने कहा ये ओएमसी आपको बताता गया है. इट एक्चुअली टेल्स मी कि यहां पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है. या फिर मैं ये बात कह सकता हूं ऑन एवरी पॉइंट ओवर द कर्व, उस पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे, उस पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे जितनी ड्राई डेंसिटी हो सकती थी उतनी हो चुकी है, और इस पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट पे जितना कॉम्पेक्शन हो सकता था उतना हो चुका है. यही मतलब है ना इसका. बात तो सही कह रहा हूं मैं. तो जितना कॉम्पेक्शन हो सकता था हो चुका है, यानी सारे एयर वॉइड्स खत्म हो गए ना. अभी तो समझाया, कॉम्पेक्शन ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होने पर एयर वॉइड्स खत्म. तो ये कर्व के अगर मैं ठीक राइट साइड में जाता हूं, सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, अभी मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं ए पर, और मैं थोड़ा सा यहां शिफ्ट हो गया. आई एम नॉट सेइंग कि मैं लाइन तक शिफ्ट हुआ, आई एम सेइंग कि स्लाइटली शिफ्ट हुआ, बिल्कुल जरा सा. तो मेरे पास वही कंडीशन निकल कर आएगी कि मेरे पास कोई एयर वॉइड है नहीं, मैं एक्स्ट्रा पानी डाल रहा हूं इसी डेंसिटी पे, इसी ड्राई डेंसिटी पे मैंने थोड़ा पानी बढ़ा दिया. यहां जाने का मतलब पानी बढ़ा रहा हूं मैं. पानी बढ़ाऊंगा तो हवा तो है ही नहीं ना, हवा तो खत्म ही हो चुकी है. तो आपके ओएमसी कर्व के राइट साइड में हर पोर्शन में जीरो एयर वॉइड कंडीशन मेंटेन हो रही है. आपको ये बात समझ आई कंसेप्ट के साथ? तो ये मतलब यही था कि जीरो एयर वॉइड लाइन क्या है. जीरो एयर वॉइड लाइन एक कंडीशन है जो मुझे बता रही है कि मेरे ओएमसी कर्व के राइट साइड में हमेशा जीरो एयर वॉइड मिलता है. तो दैट इज द लाइन, दैट इज द रीजन यू कैन से. अब जरूरी नहीं है कि तुम इसके टच करके ही बनाओगे, कहीं भी बना लो वो जीरो एयर वॉइड कंडीशन मेंटेन्ड है. ठीक है. और आई कैन से अब अगले कंडीशंस पे आता हूं कि कौन कौन से फैक्टर आपके कॉम्पेक्शन को अफेक्ट करते हैं. अभी तक सब क्लियर है? कॉम्पेक्शन का ओवरव्यू, कॉम्पेक्शन की टर्म्स, कॉम्पेक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर, आईएस रिकमेंडेड और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में बताए हैं, वो जरूरी है, याद रखनी है आप सभी को. आगे बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर कंटेंट. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वाटर अगर मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में उपस्थित हो गया, यानी मिट्टी के जो बॉन्ड है उन बॉन्ड को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश करेगा. पहले यू थे, अब पानी भर गया, थोड़े दूर हो गए, बॉन्ड कमजोर हो गया. आई कैन डेफिनेटली से कि इसको दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बस दोनों थ्योरी सुन लेना, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में. नाम इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा यार पार्टिकल थोड़े दूर दूर आ गए, क्यों आए? क्योंकि पानी उपस्थित हो गया. सपोज दिस इज माय वाटर एंड द पार्टिकल्स आर लाइक दिस. व्हेन आई विल बी गोइंग टू पुट द लोड ओवर माय सॉइल, जैसे ही मैंने सॉइल पे लोड डाला, पार्टिकल्स विल बी गोइंग टू स्लाइड, द बॉन्ड विल बी गोइंग टू ब्रेक.
ये बॉन्ड दोनों के बीच का प्यार का बंधन टूट जाएगा ना, पार्टिकल ऐसे ऐसे हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे और लोड के इन्फ्लुएंस में आगे दब जाएंगे। जैसे दो प्रेमी, कच्चे प्रेमी, सच्चे नहीं, पापा मम्मी की डांट में आके, चप्पल में आके दब जाते हैं, और वो प्रेम जो है वो बस रह जाता है। तो बस ये भी रह गया। तो पानी ने क्या काम करा यहाँ पर? पानी इज एक्टिंग एज द ल्यूब्रिकेंट। जैसे ल्यूब्रिकेंट क्या होता है भाई, सपोज मेरे को इस हाथ पे इसको रब करना है, या मान लीजिए ये एक होल है और मुझे इस होल में कोई बोल्ट डालना है, तो मैं ग्रीस लगा देता हूँ, ग्रीस लगाने के बाद डाल देता हूँ। ल्यूब्रिकेंट का काम क्या कर रहा है? बीच में कर रहा है ना, वो ल्यूब्रिकेंट होने से ही अंदर चला गया। ऐसी पानी ल्यूब्रिकेंट की तरह काम कर रहा है, ल्यूब्रिकेंट के होने से फिसल गया। एक थ्योरी हुई ल्यूब्रिकेशन थ्योरी, समझ आया? इंग्लिश पढ़ लेना, सेम चीज बताइए। अब आती है इलेक्ट्रिकल डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी, नाम ही है बस, बाकी सब कुछ सेम है, वो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा यार चार्ज की तरह से भी तो समझ सकता हूं एक ही चीज को। जैसे ही ये पानी उपस्थित हुआ, द बॉन्ड बिटवीन देम डिक्रीजेस, द बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। पार्टिकल थोड़े दूर हुए तो बॉन्ड कमजोर हो गया, बॉन्ड कमजोर हुआ, लोड डालते ही बॉन्ड टूट गया। पहले का आगे स्लाइड कर गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही थ्योरी है, बस भाषा अलग है। बॉन्ड कमजोर हुआ, बॉन्ड टूट गया। तो बॉन्ड टूटने से चार्ज टूट गया ना, चार्ज के बीच का अट्रैक्शन टूट गया। तो ये क्या हुआ? ये एक्चुअल में चार्ज की बात कर रहा है आप। इलेक्ट्रिकल डिफ्यूज लेयर थ्योरी क्या है? बस चार्ज टूटना कह दिया उसने बीच में, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जो मैंने बोला बस वही लिखा हुआ है। फर्स्ट वाली खुद पढ़ना, सेकंड वाली मैं पढ़ाता हूँ। When the soil is dry or at very low water content, attractive forces in the soil particle exist. When water content in the soil increases, diffuse layer of the water expands and attraction forces reduces. जैसा मैंने बताया, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। When external load is applied, ये अट्रैक्टिव बॉन्ड ब्रेक होगा एंड पार्टिकल्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब स्लाइड होके पास पास में आ जाएंगे, बिल्कुल बॉन्ड टूट जाएगा, वो पार्टिकल पास आ जाएंगे। जब प्यार का बंधन टूट जाता है ना, तो फिर पड़ोस में रहकर भी आके अनदेखा सा कर देते हैं, उसकी बातों को अनसुना सा कर देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कांटेक्ट में तो आ गए लेकिन प्रेम नहीं है आप। ठीक है, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। समझ आया? अब अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से भी ज्यादा हो जाए, पानी और ज्यादा बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी, और ड्राई डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। कॉमन है। नेक्स्ट पार्ट, अब कॉम्पेक्टिव एफर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग कॉम्पेक्टिव एफर्ट को बढ़ाते हो तो आपका वाटर कंटेंट तो कम होता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, ड्राई डेंसिटी बढ़ जाती है। ये मैंने बताया, लिखा हुआ है विद इंक्रीज इन द कॉम्पेक्टिव एफर्ट। कॉम्पेक्टिव एफर्ट समझ रहे हो ना? रेमर का जो वजन था, रेमर का जो फ्री फॉल था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाई वैल्यू ऑफ गामा डी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैन बी अटेन्ड एट लो वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट, यही मतलब है। तो वो लाइन, अच्छा ये भी बता देता हूँ, सारे के सारे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को लाइन ऑफ ऑप्टिमम कहते हैं, ये लिखा। तो बस वही है, आगे चलते हैं फिलहाल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल, इसको समझा देता हूं, आपके चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप एक बात बताओ, मेरे कंसेप्ट को समझना, डोंट गो विद दिस काइंड ऑफ द थ्योरी, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस दो बातें समझो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइन सॉइल, फाइन सॉइल में भाई चार्ज होता है। तो अगर मिट्टी में चार्ज है तो चार्ज है तो कोहेजन है, कोहेजन है तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वाटर। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि पानी बाइपोलर होता है, जिसने नहीं देखा देख सकते हो। तो पानी को अट्रैक्ट तो करेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो मैं ये बात कह सकता हूं, अगर पानी को अट्रैक्ट करेगा तो डेफिनेटली वाटर कंटेंट बढ़ेगा। तो वाटर कंटेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो ओएमसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, हेंस आई कैन से ओएमसी इंक्रीजेस। ये क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कोर्स सॉइल की। तो कोर्स सॉइल में तो पॉसिबल ही नहीं है ओएमसी बढ़ेगा, क्योंकि पानी को अट्रैक्ट करने की कोई बात ही नहीं करता। तो ऑपोजिट फॉर द कोर्स सॉइल। कंसेप्ट यहां से क्लियर है कि फाइन सॉइल में चार्ज है, पानी को अट्रैक्ट करेगा, ओएमसी की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर ओएमसी की वैल्यू बढ़ रही है, यानी पानी बढ़ रहा है, तो ड्राई डेंसिटी कम हो रही है ना। पानी अगर बढ़ता जा रहा है तो ड्राई कंडीशन कम हो रही है, ड्राई कंडीशन कम हो रही है तो ड्राई डेंसिटी कम हो रही है। कॉमन है। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है। अगर मैं फाइन सॉइल की बात करता हूं तो ओएमसी फाइन सॉइल का कोर्स सॉइल से ज्यादा होता है, ये लिखा।
क्लियर है? ड्राई डेंसिटी फाइन सॉइल की कोर्स सॉइल से कम होती है, क्योंकि कोर्स सॉइल में पानी कम है तो उसकी ड्राई डेंसिटी ज्यादा है। फाइन सॉइल में पानी ज्यादा है तो ड्राई, ड्राई मतलब सूखी कंडीशंस तो खत्म है ना, यानी वो कम है। तो ओएमसी किसका ज्यादा? फाइन सॉइल का। फाइन का मतलब क्ले सिल्ट सैंड ग्रेवल। गामा टी, ड्राई डेंसिटी किसकी ज्यादा? उल्टा, ग्रेवल सैंड सिल्ट। तो जो बताया वो लिखा हुआ है अब अगली लाइन में। अगर मैं फाइन कंटेंट को बढ़ा देता हूं तो वाटर बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना, तो ओएमसी इंक्रीज हो जाएगी, ड्राई डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर कोर्स मतलब हाँ एक चीज और है, प्लास्टिसिटी मैंने बताई थी चार्ज के कारण ही आती है। प्लास्टिसिटी इज द फंक्शन ऑफ चार्ज, तो चार्ज का ही फंक्शन है ये। तो मैंने कहा अगर फाइन कंटेंट बढ़ाऊंगा तो चार्ज बढ़ेगा, यानी प्लास्टिसिटी भी बढ़ेगी, कॉमन है। तो प्लास्टिसिटी किस में ज्यादा? फाइन सॉइल में। लिखा है देखो, ओएमसी अगर ज्यादा तो फाइन कंटेंट ज्यादा है, यानी प्लास्टिसिटी ज्यादा है, ये लिखा। कोई डाउट तो नहीं है दोनों में? और गामा डी किसका फिर ज्यादा? गामा डी ज्यादा होगा लो प्लास्टिक का, क्योंकि पानी कम है। एक ही कंडीशन है, सारी घुमा फिरा के दी गई है। अगर आप स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्टेट जेई की या डीएमआरसी जैसे एग्जाम की, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आए। नाउ कम टू अनदर वन, मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन। देखो हम कॉम्पेक्शन बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, उसकी बात कर देता हूं पहले, क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन की बात करता हूं। यार हाँ, हमारे पास रेमर के थ्रू भी कर सकते हैं। रेमर मैंने बताया अभी आप लोगों को, जिसका वजन 2.5 किलो से लेके 4.9 किलो तक था, 30 न्यूटन से 150 न्यूटन। रोलर है, रोलर जनरली 3 तरह के यूज करे गए हैं, स्मूथ फील्ड, शिप्स फुटेड और प्नोमेटिक। एक काम करना, गूगल पे इनकी पिक्चर देख लेना बस। पिक्चर देखने से चीजें समझ में आ जाएंगी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है? तो रेमर कहाँ यूज होता है? हर टाइप की मिट्टी पे यूज हो सकता है। स्मूथ फील्ड कहाँ यूज होता है? जो कोहेजनलेस मिट्टी होती है। कोहेजनलेस मिट्टी, ये क्या है? कोहेजनलेस मिट्टी है, लिख लो, कोहेजनलेस मिट्टी। और जो अपना शिप्स फुटेड रोलर होता है, शिप्स फुटेड कोहेसिव सॉइल पे काम आता है। क्वेश्चन बहुत बार ही आया है, याद करना। न्यूमेटिक जो है वो दोनों का मिक्सचर, कोहेजनलेस और कोहेसिव के मिक्सचर पे, सिल्टी सैंड, कोहेसिव और कोहेजनलेस दोनों हो गई ना, दोनों पे काम आता है। और वाइब्रेटर्स, कोहेजनलेस मिट्टी पे। वाइब्रेटर्स का मतलब तो आपको भी पता है क्या होता है, कोहेजनलेस मिट्टी पे काम आता है, जो एक्चुअल में मिट्टी में जाने के बाद तेज तेज हिलता है। तो कोहेजनलेस मिट्टी पे वाइब्रेटर्स काम आते हैं, याद रखोगे ना, काम आना चाहिए। एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट, रिलेटिव कॉम्पेक्शन क्या होता है? वैसे तो मैंने पहले भी पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में या 2 में। रिलेटिव कॉम्पेक्शन का फॉर्मूला 0.8D+20%, वो पहले पढ़ाया था, देख लेना। एक फॉर्मूला और होता है, आपने जो फील्ड में कॉम्पेक्शन करी है वो एक्चुअल कॉम्पेक्शन, और लेबोरेटरी में जो आपने उस मिट्टी के लिए कॉम्पेक्शन की थी, आइडियल कॉम्पेक्शन कहलाता है वो। उन दोनों में फर्क क्या है? फर्क इन द सेंस कितना कंपैरिजन है। सपोज मैंने फील्ड में कॉम्पेक्शन करी है और वो एक्चुअल कॉम्पेक्शन के हाफ ही हुई है, 50% कॉम्पेक्शन हुई है, यानी रिलेटिव बोले तो विद रिस्पेक्ट टू, एक कंपैरिजन के साथ बात कर रहा हूं यहां पे मैं। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है, कंपैरिजन करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी होती है, कंपैरिजन करते हैं। रिलेटिव कॉम्पेक्शन भी तो कंपैरिजन कर रहा हूं लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो फील्ड की कॉम्पेक्शन अपॉन लेबोरेटरी की कॉम्पेक्शन, कितनी कॉम्पेक्शन हुई है फील्ड में विद रिस्पेक्ट टू द आइडियल कंडीशन, वो रिलेटिव कॉम्पेक्शन है। हमेशा वैल्यू 80 से 100 के बीच में लाई करती है। और कोहेजनलेस और कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए निकाली जा सकती है, ये मैंने पहले भी लिखवा रखा है। यहां पर कुछ बातें लिखी हुई है। एक कॉम्पेक्टिव एनर्जी का कंसेप्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। तो यहां पर बात आती है कि कॉम्पेक्शन हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 2 तरह की कॉम्पेक्शन है, लाइट वेट और हैवी वेट। लाइट वेट में 2.5 किलो, हैवी वेट में 4.9 किलो, पता है हमको। तो लाइट वेट के फ्री फॉल और नंबर ऑफ लेयर्स और ब्लोज स्टैंडर्ड कॉम्पेक्शन वाले हैं, हैवी वेट के आईएस रिकमेंडेड वाले, डाउट नहीं है। तो एक होता है कॉम्पेक्टिव एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, यानी वर्क डन। मैंने कहा मेरे पास 2.5 किलो का रैमर है, सपोज, कंसेप्ट को समझना। 2.5 किलो का रैमर है और मैंने 2.5 किलो का रैमर उठाया, डाल दिया। अब इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से देखो, अगर मैं 2.5 किलो की जगह 4.5 किलो कर देता, एनर्जी बढ़ जाती, वर्क हो जाता ज्यादा। ज्यादा हाइट से उठाता, ज्यादा वर्क हो जाता।
ज्यादा बार नंबर ऑफ ब्लोज देता, ज्यादा वर्क हो जाता। समझ आ रहा है? हाँ। और मैंने ये कहा कि भाई एक लेयर पे 25 ब्लोज हैं तो 3 लेयर पे 75 है, 5 लेयर पे 125 ब्लोज है। यानी जितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं उतने नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एनर्जी क्या हो रही है? जैसे वजन बढ़ा रहा हूं, जैसे हाइट बढ़ा रहा हूं, जैसे ब्लोज बढ़ा रहा हूं, वर्क डन ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर मिट्टी मैंने जरा सी ले रखी है तो सही है। अगर मैंने मिट्टी के पहाड़ ले दिए तो क्या मेरा रैमर से कॉम्पेक्शन करना काम हो पाएगा? नहीं। तो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पे भी। अब ये सारी कंडीशन मैंने बताई। शुरू की जो कंडीशन बोली वो तो फेवरेबल थी, वो बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन बढ़ेगा। अगर मिट्टी बढ़ाऊंगा तो वर्क डन कम होगा, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी पे तो बढ़िया काम होता है। पहाड़ अगर मिट्टी का लूंगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है कॉम्पेक्टिव एनर्जी का, इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना चाहिए। वेट ऑफ द रेमर इनटू फ्री फॉल इनटू टोटल नंबर ऑफ ब्लोज। अब मुझे पता है एक लेयर पे 25 है तो 3 लेयर पे 75 है ना। तो नंबर ऑफ लेयर इनटू नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ 1 लेयर है वो, अपॉन वॉल्यूम। तो अब जब इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे, लाइट कॉम्पेक्शन का वेट, फ्री फॉल, नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ 1 लेयर, वॉल्यूम 1 किलो ही ले लो, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब की ले लो सपोज। तो दोनों वैल्यू पुट करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे ना। तो डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आता है, लाइट हैवी वेट अपॉन लाइट वेट का जो रेशियो आता है वो 4.55 होता है। याद करना इंपॉर्टेंट है, जो दोनों का रेशियो आता है वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो कॉम्पेक्शन यही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा कॉम्पेक्शन आपको क्लियर हो गया। अब दो शब्द हैं, जैसा कि मैंने आपको जीरो एयरवॉइड लाइन के बारे में पढ़ाया, कंसेप्ट क्लियर किया। मैंने ऑप्टिमम का मतलब आपको बता दिया क्या होता है। ऑप्टिमम ओएमसी से रिलेट कर दो यहाँ। ड्राई और वेट आपको पहले से पता है क्या है। तो एक होमवर्क दे रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए कि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम का एक्चुअल मतलब क्या है वो पढ़ के आना। कंडीशन तो याद कर लोगे, पेपर में निकल जाएगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मतलब क्या है वो पढ़ के आना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल यही है कॉम्पेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर है। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, और मेरे टेस्ट सीरीज में सेल्फ मेड क्वेश्चंस होंगे, एसएससी जेई के स्पेशल होगी। और उसमें मैं वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, और बहुत जल्दी ऑफर दूंगा, जो मेरे बच्चे रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पर उनको बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में टेस्ट सीरीज दूंगा। बस पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम दे देंगे, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी के साथ और जिस कंटेंट के साथ हम यहाँ बैठे हैं, बहुतों का हुआ है, बहुत लाइन में लगे हैं, और बहुतों का होने वाला है। ये शब्द नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, ये भाव है मेरा। चले, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। हैव अ नाइस डे एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स इफ यू कैन। अदरवाइज आप आते हो वो भी बहुत अच्छा लगता है।